ऐलान हो चुका है तारीखों का। और सबसे जो कायदे वाली बात ये थी कि पश्चिम बंगाल में 8-8, 9-9 चरण के जो चुनाव होते थे वो घटाकर 2 चरण हो गए हैं। मतलब ये चैलेंजिंग होने वाला है अनंत विजय जी, क्योंकि हिंसा आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, और वहां की हिंसा रक्त रंजित कर देने वाली होती है। और इस बार ज्ञानेश कुमार ने हिट ऑन लिया है। अगर आप देखिए तो बड़ी चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के साहस अथवा दुस्साहस की दाद देनी पड़ेगी। 8 चरणों में घिस घिस कर चुनाव होते थे बंगाल में। लोगों क्या, पत्रकारों को छोड़ दीजिए, जो वहां के वोटर्स होते थे उनका इंटरेस्ट भी समाप्त होता था। 8 चरण मतलब अगर 5 दिन भी जीते तो 40 दिन चुनाव चलते थे। तो ये बड़ी स्थिति अजीब सी थी। लेकिन बंगाल की स्थिति तो हमेशा अजीब ही होती है। वो लोग कहते हैं ना कि बंगाल आज सोचता है पूरी दुनिया कल सोचती है, लेकिन इस मामले में भी बंगाल में इतनी हिंसा होती थी। और खासतौर से ममता बनर्जी के राज में अगर देखें तो मुझे लगता है 60 या 61 केसेस हुए थे हिंसा के, जिसमें 59 में तृणमूल कांग्रेस के लोग शामिल पाए गए थे। उन पर ही आरोप लगे थे और उन पर गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि इस बार चुनाव आयोग ने तैयार, साहस दुस्साहस, ये वाकई ये 2 शब्दों में ही इसको पूरा समेटा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार के चुनावों तक आप पंचायत के चुनाव देख लीजिए, अभी भी आप देख लीजिए, बार बार शिकायतें हो रही है। हर थाने में ये हिंसक झड़पों की शिकायत एक दिन में मेरे ख्याल से दर्जनों भर जाती होगी। ऐसे में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए पूरी तैयारी क्या वाकई चुनाव आयोग ने कर ली होगी? मुझे लगता है रूबिका जी, ज्ञानेश कुमार का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तैयारी बहुत पुख्ता कर ली होगी उन्होंने, उसके बाद ही वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि देखिए एसआईआर पर इतना विरोध हुआ उनका, लेकिन वो डटे रहे और सुप्रीम कोर्ट तक में चुनाव आयोग डटा रहा। और इस बात पर आखिरकार में जाके सहमति बनी कि जो न्यायिक अधिकारी हैं वो करते रहे, लेकिन हम एक ड्राफ्ट पब्लिश कर देते हैं, बाद में जितने भी सप्लीमेंट्री आएंगे चुनाव के 10 दिन पहले तक उनको सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो बहुत सारे बोल्ड फैसले भी ज्ञानेश कुमार ने लिए हैं। उन बोल्ड फैसलों में एक है पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव करा लेना। और ये बहुत बड़ी संख्या में विधानसभा है। 23 अप्रैल मेरे ख्याल से 152 सीट पर पहले फेज में और 142 सीट पर दूसरे फेज में मतदान होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ये एक बहुत बड़ा इलाका है। भौगोलिक रूप से भी अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांटकर वहां चुनाव करवाना, कितने उसमें सेंट्रल फोर्सेस लगेंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि 23 अप्रैल को अन्य राज्यों में से सिर्फ तमिलनाडु में चुनाव है। तो 23 अप्रैल की अगर तिथि को देखी जाए रूबिका जी, तो 23 अप्रैल को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के प्रथम फेज का चुनाव है। तो इसलिए अगर सेंट्रल फोर्सेस को कहीं से मूव भी करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ी आसानी होगी। इसलिए मैं जब चुनाव की तिथियों का विश्लेषण कर रहा था तो 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक के 29 अप्रैल तक चुनाव का शेड्यूल है। उसमें जो एक फेज वाले राज्य हैं उनको पहले निपटा दिया गया है। तो असम से अगर बंगाल मूव भी करना हुआ फोर्सेस को तो उसमें आसानी होगी, क्योंकि 9 अप्रैल के बाद सीधे बंगाल में 23 अप्रैल को चुनाव हो रहा है। तो इन सारी चीजों को पूरा ध्यान रखा गया है कि कमी भी ना हो। बिल्कुल सही आपने ये आकलन किया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण और यतेंद्र दोनों जुड़ चुके हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, 2 फेजेस में इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बाकी सारे के सारे एक फेजेस में। और जो एक फेज में होने वाले हैं, मतलब 3 राज्य केरल, असम, पुडुचेरी, वहां पर 9 अप्रैल को, फिर तमिलनाडु 23 अप्रैल को, और फिर पहला फेज पश्चिम बंगाल का 23 अप्रैल को। देखिए रूबिका, इसमें एक बड़ा गैप और एक बड़ी योजना चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई है। चुनाव आयोग ने यह किया है कि बाकी जो 4 राज्य हैं वहां के जो पैरामिलिट्री फोर्स है, मुझे लगता है मूवमेंट बंगाल में अंतिम में वही होगा, क्योंकि 9 अप्रैल को असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल के चुनाव को संपन्न किया जाए केरल के चुनाव को संपन्न किया जा रहा है। और माफ कीजिएगा, एक तमिलनाडु जो है वो अलग से रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात जो चुनाव आयोग ने की है, देखिए हफ्ते भर पहले जो प्लान था, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब बातचीत कर रहा था तो उसमें भी ये बातचीत चल रही थी कि 3 से 4 चरण, बंगाल 2 चरण कराने का अगर ये फैसला कर लिया आप चुनाव आयोग ने, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज उनको पर्याप्त मात्रा में मिल गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। और इसी को देखते हुए ज्ञानेश कुमार ने यह तय किया कि वहां 2 चरण में कराया जाए। आपको याद होगा पिछली बार जब पूर्व के चुनाव में जम्मू कश्मीर में 5-6 चरणों से
3 चरण में चुनाव कराने का फैसला किया था, तो वो अपने आप में बड़ी बात थी। जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद प्रभावित राज्य में उतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, तो बंगाल में 2 चरण में चुनाव कराए, ये हो सकता है। 8 से 2 पे लाया है, बिहार को भी 6 से 3 पे लाया था। तो चुनाव आयोग की पिछले कुछ दिनों से रणनीति है ये, और उसी के तहत ये किया गया रूबिका। तो मुझे लगता है बंगाल में फोकस रहेगा सभी राजनीतिक दलों का, और जो चुनाव चरण तय किए गए हैं उससे चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब आने वाले वक्त में भी किसी भी राज्य में बहुत ज्यादा चरण में चुनाव नहीं कराए जाएंगे, ज्यादा चरणों में नहीं होंगे चुनाव, ये तो क्लियर हो गया है। खासकर आज जब 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हुआ, और इंटरेस्टिंग आप कैलकुलेशन को देखिए, यहाँ पर यतेंद्र, पुडुचेरी, असम, केरल 9 अप्रैल को हो गया। फिर उसके बाद यहां से मूवमेंट हो जाएगा, जो खबर आपने अभी न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दी थी कि वहां बड़ी लेवल पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती करने के लिए पश्चिम बंगाल में। फिर यहां खत्म हुआ तो आपकी जिम्मेदारी भी खत्म। अब आप थोड़े बहुत तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से फिर पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो 2 अलग अलग फेजेस में होने वाले हैं वहां पर, तो इससे हिंसा पर भी काबू पाया जा सकता है। और जो आपका टारगेट है कि 8 से 9 चरणों में होने वाले चुनावों को कम कर दिया जाए, कम भी ऐसा कि 2, 3 और 4 नहीं, सीधा 2 फेजेस में कर दिया यतेंद्र। देखिए बिल्कुल ये चौंकाने वाला डिसीजन रहा, क्योंकि माना ये जा रहा था कि 8 फेज की जगह 3 से 4 फेज में कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हुआ तो 5 फेज में कर सकते हैं। लेकिन सारे अनुमानों को धत्ता बताते हुए केवल और केवल 2 चरणों में ये चुनाव है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात है तो वो भी बड़ी संख्या में वहाँ पर तैनात किए जाएंगे, जिससे हिंसा का माहौल ना रहे और भयमुक्त वातावरण बने। इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने साफ तौर पर मैसेज दिया है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, भयमुक्त वातावरण में चुनाव होंगे, और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। लेकिन इसमें ममता बनर्जी के लिए कहीं दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि 8 चरण के हिसाब से देखें तो ममता बनर्जी को समय था फेज वाइज चुनाव में जाने का, प्रचार करने का, क्योंकि ममता बनर्जी जो टीएमसी है वो पूरी ममता बनर्जी पर डिपेंड करती है, एकला चलो की नीति पर ममता बनर्जी काम करती है। लेकिन वहीं बीजेपी के हिसाब से देखें तो उनके पास स्टार प्रचारकों की भरमार है, बड़े बड़े नेता हैं जो उनके पास हर फेज में जाने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हो, या पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो हर सीट के हिसाब से चुनावी कमान संभाल सकते हैं, एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं। तो ऐसे में जो 2 फेज का चुनाव है वो ममता बनर्जी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, और अपने समर्थकों तक पहुंचने के लिए उन्हें खासी दिक्कतों का सामना, कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पूरा एक सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कि केवल 2 चरणों में, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। 3 से 4 चरणों का जरूर एक अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब चुनाव क्योंकि ऐलान हो चुका है चुनाव आयोग के द्वारा महज 2 चरणों में, ऐसे में चुनौती वही होगी कि बूथ तक, जो बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है। लेकिन ये भी जो आपने इस पूरे के पूरे मामले को सेग्रीगेट किया है आखिरी बिंदु तक, वो भी समझ में आ रहा है कि ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि वो एक इकलौता अहद बड़ा फेस है, और जब अलग अलग फेजेस में चुनाव होते थे तो आपको वक्त मिल जाता था। लेकिन अरुण, अब ये डिफिकल्ट रहने वाला है, 2 फेजेस केवल मात्र। देखिए रूबिका, पहली बात तो यह कि सरकार की जो मंशा है, और प्रधानमंत्री ने लगातार ये कहा है कि इतने बड़े देश में लगातार चुनाव चलते रहते हैं, विकास कार्य बाधित होते हैं, एक देश एक चुनाव, ये संकल्पना तो काफी पहले से सरकार के भी मन में है, और कमेटी उस पर विचार भी कर रही है। तो अगर हमें एक देश में एक चुनाव कराना है तो एक राज्य में 2 चरण में चुनाव कराना भी ज्यादा ही है। आगे से मुझे लगता है कि एक ही चरण में राज्यों में चुनाव हुआ करेंगे, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, जहां एक बार में ही पूरे देश का चुनाव करा लेंगे हम लोकसभा और विधानसभा की। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो काफी एडवांस सोच चुनाव आयोग की है, और ये स्वागत योग्य कदम भी है। 8-8 चरण के, जैसा कि बता रहे थे पैनलिस्ट भी, हम लोग भी चुनाव कवर करते थे, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम, होटल्स की प्रॉब्लम, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी मूवमेंट की प्रॉब्लम, आम जनजीवन ठप होता था, छुट्टियां देनी पड़ती थी, पूरा शिक्षा विभाग उसी में लगा रहता था चुनाव कराने में, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी, बहुत दिक्कतें होती थी, विकास कार्य, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो अगर जल्दी चुनाव होता है, तत्परता से चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, और पूरी पारदर्शिता से चुनाव होता है पैरामिलिट्री लगा करके, तो यह बेहतर विकल्प है आम जनता के लिए, वोटरों के लिए। जहां तक इस पर पॉलिटिकल पार्टियों की बात है, देखिए राजनीतिक दलों को तैयारी काफी पहले से रखनी पड़ती है। यह बात अलग है कि आखिरी समय में कोशिश की जाती है कि भाई लोगों के दरवाजे तक, जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो तो चाहते हैं कि एक दिन और खिसक जाए चुनाव, वो आखिरी वक्त, वो जो शादी का घर होता है ना, कोई ना कोई तैयारी अधूरी रही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इसका स्वागत किया जाना चाहिए सबकी तरफ से, और पॉलिटिकल पार्टियों में भी, अगर तृणमूल कांग्रेस हो सकता है इसका विरोध करे, अभी तक तो किसी ने आवाज उठाई नहीं है, तो हो सकता है कमालिका से पूछ लेते हैं, वो तो वहीं पर मौजूद है। कमालिका, पहला रिएक्शन क्या आ रहा है, कैसी खबर?
भाई 2 फेजेस में, पहले तो आप मुझे देखिए, अपना पहला रिएक्शन दे reaction। दीजिए कमालिका, क्योंकि आपने भी बहुत सारे चुनाव कवर किए होंगे। 8 नहीं 2। बिल्कुल रूबिका, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं खुश हूँ, क्योंकि 8 चरण मतलब 8 बार 8 जगह जाना, उसके पहले स्टोरीज करना, और इस जो ये जो वेदर है, इस वेदर में 8 चरण में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। अभी 2 चरण में होगा, ये एक बहुत खुशखबरी है पत्रकारों के लिए, इतना मैं कह सकती हूँ, खास करके जो बंगाल में रहता है। और बहुत ही सही और एकदम मन से जुड़े हुआ सवाल आपने किया रूबिका, इसलिए धन्यवाद। पहले दूसरी, अभी जो एकदम जो रिएक्शंस आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जस्ट जयप्रकाश मजूमदार, उनसे मेरी बात हुई है, उनका मैंने एक इंटरव्यू अभी किया है। उनका ये कहना है कि चाहे 2 चरण हो चाहे 8 चरण हो, जीतने वाला तृणमूल कांग्रेस ही है। पर तृणमूल कांग्रेस में ये टेंशन है, और इसी टेंशन के चलते चुनाव से पहले, चुनाव डिक्लेरेशन होने से पहले 2 चीज़ बहुत अहम हुआ है। डीए घोषणा कर दिया है, पूरा एरियर का जितना भी डीए था सरकारी एम्प्लॉयज़ का, वो घोषणा कर दिया ममता बनर्जी। साथ ही साथ पुरोहित और मुअज्जिम को भी दे दिया है। पर इस बार जो कल ब्रिगेड का जो क्राउड था, वो क्राउड काफ़ी ये चीज़ बताती है कि 2021 का बीजेपी, 2026 का बीजेपी उस 2021 के बीजेपी से काफ़ी आगे हैं। और कई जगह पे जो बूथ है, उस बूथ में का जो सशक्तिकरण हुआ है वो बीजेपी का हुआ है। तो इस बार जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे का टक्कर होगा, और बिल्कुल अच्छी तरीके से बीजेपी और तृणमूल का टक्कर होगा। ये साफ और तौर ये पर 2 दिख रहा फेज है। जरूर। ओके कमालिका, मैं आपका भी रुख करूंगी। अमिताभ भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ, 4:41 हो रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 2 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। 152 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा। दूसरा 142 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होगा, और फिर गिनती 4 मई को होने वाली है। ये पश्चिम बंगाल। और फिर आ जाइए आप केरल में, असम में, पुडुचेरी में। ये 3 वो राज्य हैं जहां पर एक ही फेज में चुनाव निपट जाएंगे, और वो तारीख रखी गई है 9 अप्रैल की। फिर उसके बाद अगर मैं चुनावों में गिनती की बात करूं तो मतगणना 4 मई की रखी गई है। तमिलनाडु एक इकलौता राज्य है जो एक फेज में तो होगा, लेकिन पहला फेज जो पश्चिम बंगाल वाला है 23 अप्रैल वाला, वहीं पर तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, और सारे के सारे राज्यों के मतगणना 4 मई को होने वाली है। और आप ये तारीखें नोट कर लीजिए, अगर आप पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम या पुडुचेरी के रहने वाले हैं, वहां के मतदाता हैं, तो आपके लिए ये तारीखें बहुत मायने रखती हैं। अमिताभ भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये बात अरुण ने बिल्कुल सही कही है, और मैं बता दूं, रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत विजय जी भी बने हुए हैं। पहले मैं जरा विवेक श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि पिछले घंटे भी वो हमारे साथ मौजूद थे और उनसे मेरी बात नहीं हो पाई थी, और इसीलिए विवेक, पहला रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ। 2 फेजेस में जो ये चुनाव हो रहे हैं, इज इट वेलकमिंग? पहला रिएक्शन जी देखिए, इट लुक्स लाइक अ बनाना रिपब्लिक समटाइम्स, कि आपका क्राइटेरिया क्या है। मैं कह रहा हूं, एक बार आप कहते हैं साहब 8 चरण में चुनाव होगा, अगली बार आप घोषणा करते हैं 2 ही चरण में हम खत्म कर देंगे। एक बार लॉजिक दी जाती है इससे चुनाव बेहतर हो जाते हैं, इस बार फिर लॉजिक दी जा रही है कि फिर चुनाव बेहतर होंगे। सो आई मीन देयर हैज टू बी सम रैशनैलिटी एंड सम लॉजिक। इलेक्शन कमीशन कुछ बताए तो बात 2 और 8 की नहीं है, बात यह है कि आपकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है क्या। आप प्राइम मिनिस्टर की कन्वीनियंस से चलते हैं, रैलीज आप पहले करवा देंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट डेट की होगी। ये बिल्कुल फिक्स्ड मैच लगता है कि प्राइम मिनिस्टर चले गए वहां पे, पूरा भाषण वाषण सब दे डाला अच्छी तरीके से, उसके बाद आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सो आई मीन इट अपीयर्स ये कि आप फेयर नहीं है। ये तो एक पहली चीज है जो मैं कहना चाहूंगा। आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कोई एक्सप्लेनेशन तो मीडिया को देना चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन को, कि व्हाई 8 लास्ट टाइम एंड व्हाई 2 नाउ। देयर इज नो लॉजिक। ममता बनर्जी को कम टाइम मिलेगा, चलो इस बार 2 की कोशिश करें। बीजेपी ने डाल दिया प्रेशर, पिछली बार हमारे पास प्रचारक ज्यादा 8 में रखो। नहीं, कोई लॉजिक होता है ना। इट इज कंडक्टिंग इलेक्शन, मैडम, कंडक्टिंग इलेक्शन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। इत्मीनान से जी भाई, लगातार जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं